So what is initial margin? Initial collected upfront for all open position for both future and option at the client level. ठीक है. Clearing corporation commuted for each portfolio using span ensure it cover 99% of VAR value at risk over a 1 day horizon. Okay, or 2 day for future. ठीक है. Where trading member proprietor position can be netted by margin calculations. The clearing member collect initial margin from trading member, who is turn collect from client. क्लीयरिंग मेंबर ट्रेडिंग मेंबर से कलेक्ट करते हैं और ट्रेडिंग मेंबर क्लाइंट से कलेक्ट करते हैं. अपफ्रंट मींस ट्रेड वॉन्ट बी एग्जीक्यूटेड इफ सफिशिएंट मार्जिन इज नॉट अवेलेबल. मींस अगर आपने उतना अपफ्रंट मार्जिन नहीं दिया तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा. इनिशियल मार्जिन जब भी अपन कोई पोजीशन में मार्केट में एंट्री लेना है, ठीक है, चाहे आप लॉन्ग शॉर्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो आपको इनिशियल मार्जिन पेड करना ही पड़ेगा. मार्क टू मार्केट while initial margin cover potential future risk, MTM margin cover actual accrued loss each day. आपको पर डे कितना लॉस और प्रॉफिट होता है. ठीक है. मार्क टू मार्केट पे इन एंड पे आउट पोजीशन स्टार्ट नेक्स्ट डे एट द लास्ट सेटलमेंट प्राइस. मींस आज आपने 100 में लिया, कल उस आज शाम को आपका जब मार्केट क्लोज हुआ उस समय प्राइस था 102, तो 2 रुपीज प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा. नेक्स्ट डे आपकी पोजीशन स्टार्ट होगी 102 से. नेक्स्ट वन प्रीमियम मार्जिन. अपने देश में इंडिया में ऑप्शन बायर कोई मार्जिन पेड नहीं करते. वो क्या पेड करते? प्रीमियम. ओके. प्रीमियम मार्जिन इक्वल टू द प्रीमियम ड्यू इज लेवी टेम्पोरली essentially under the premium full paid by the buyer. The clearing house treat it as a margin requirement to ensure the seller get the premium. ठीक है. तो प्रीमियम सेलर जब ऑप्शन में एंट्री लेते हैं तो उनको क्या देना पड़ता है? मार्जिन. ठीक है. किसको रिक्वायरमेंट होती है? सेलर्स को. लेकिन प्रीमियम कौन पेड करता है? ऑप्शन बायर. ठीक है. असाइनमेंट मार्जिन. ऑप्शन राइटर ऑन स्टॉक ऑप्शन अगर इन द मनी हुआ, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन इन द मनी हुआ और एक्सरसाइज करते हैं उसको राइट को अपने, तो असाइनमेंट मार्जिन इज इम्पोज नियर एक्सपायरी टू कवर द फाइनल सेटलमेंट ऑब्लिगेशन. मीन्स आपको फाइनल सेटलमेंट में कितने पैसे देने हैं उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट मार्जिन. फिर होता है एक्सपोजर मार्जिन. इनिशियल मार्जिन के साथ एक्सपोजर मार्जिन भी कलेक्ट किया जाता है. ठीक है. आर चार्ज टू क्वेश्चन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूव बियॉन्ड बीएआर था रहता है 99, लेकिन उसके अबोव अगर कुछ जाए तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूव में अपन एक्सपोजर मार्जिन या एडिशनल मार्जिन कलेक्ट करते हैं. इंडेक्स फ्यूचर एंड शॉर्ट इंडेक्स ऑप्शन में 3% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज एक्सपोजर मार्जिन. 3% जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो अपन कलेक्ट करते हैं एज अ एक्सपोजर मार्जिन. स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन में अपन 5, ठीक है, द हायर ऑफ 5 और 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली स्टॉक रिटर्न, ठीक है, ऑफ द नोशनल वैल्यू ऑफ पोजीशन, ये अपन कलेक्ट करते हैं एज अ एक्सपोजर मार्जिन. तो व्हाट इज द नोशनल वैल्यू? Notional value is defined for a future contract into lot size for option contract underlying into lot size. ठीक है. Exposure margin applied on gross position, no net between client position. Okay. फिर कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन. रिड्यूस मार्जिन आर अलाउड फॉर कैलेंडर स्प्रेड. जब अपन कैलेंडर स्प्रेड करते हैं तो उसमें मार्जिन रिड्यूस हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमने स्प्रेड लिया है, उससे अपनी जो पोजीशन है वो लेस रिस्की हो जाती है. ठीक है. तो एक्सपोजर मार्जिन ऑन कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन इज चार्ज ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ पोजीशन. ठीक है. और ये बेनिफिट किसके लिए अप्लाई होता है?
under the near month expiry. Okay. Next one is client margin reporting and compliance. Clearing corporation compute margin for each client. ठीक है. Inform clearing member for margin liability of each client on daily basis. तो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है, सभी क्लाइंट्स के लिए अलग अलग मार्जिन कंप्यूट करता है और वो अपने क्लाइंट्स को डेली बेसिस पे वो बताते हैं. ब्रोकर मीन्स ट्रेडिंग और क्लीयरिंग मेंबर वो मार्जिन कलेक्ट करते हैं क्लाइंट से. ठीक है. दे आल्सो रिपोर्ट द क्लीयरिंग ऑफ द एक्चुअल मार्जिन कलेक्टेड फ्रॉम ईच क्लाइंट. कितना आपने क्लाइंट से कलेक्ट किया उसको भी रिपोर्ट करते हैं. ठीक है. रेगुलेटर हैव टाइटन द फ्रेमवर्क फॉर मार्जिन कलेक्शन. अगर ब्रोकर फेल हो गया मार्जिन कलेक्ट करने से फ्रॉम क्लाइंट तो उनको पेनाल्टीज पेड करनी पड़ती है और एडिशनल कोलेटरल मस्ट बी सेग्रीगेटेड एंड मॉनिटर एट कॉर्पोरेट लेवल, सॉरी क्लाइंट लेवल. ये फ्रेमवर्क कब से इफेक्ट है, 2020-21 में. ठीक है. फिर होता है क्रॉस मार्जिन. क्रॉस मार्जिन कहां पे होता है, टू इंप्रूव इफिशियंसी. क्रॉस मार्जिन इज परमिटेड बिटवीन हाई कोरिलेटेड पोजीशन इन द कैश एंड एफएन. अगर आपने पोजीशन ली है इंडेक्स फ्यूचर में, कैन बी क्रॉस मार्जिन विद ऑफसेटिंग पोजीशन इन कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक फ्यूचर. ठीक है. ये क्रॉस मार्जिन किस में अवेलेबल है, ऑल कैटेगरी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स. ठीक है. और पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करना है क्लीयरिंग मेंबर को फॉर एलिजिबल पोजीशन थ्रू स्पेसिफाइड इंटरफेस टू अवेलेबल क्रॉस मार्जिन बेनिफिट. ठीक है. डिफरेंट क्लीयरिंग मेंबर आर इन्वॉल्व फॉर कैश एंड एफएनओ पोजीशन. तो उनके एग्रीमेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होता है फॉर दिस बेनिफिट. ओके. क्रॉस मार्जिन किसके लिए है, टिपिकली अलाउ फॉर हेज पोजीशन लाइक अ इंडेक्स फ्यूचर एंड बास्केट ऑफ स्टॉक और स्टॉक फ्यूचर. ठीक है. इससे टोटल मार्जिन आपकी रिड्यूस भी हो जाती है क्रॉस मार्जिन से. ओके. फिर सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट. पोजीशन लिमिट एक डेरिवेटिव में सेट है. वेरियस जो पोजीशन लिमिट आने पे चाहे वो सेबी के द्वारा वो बैन कर दिया जाता है या एक्सचेंज के द्वारा उसमें ट्रेडिंग बैन कर दिया जाता है. ठीक है. या स्टॉप कर दिया जाता है. तो आपको देखना है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट. ठीक है. टोटल ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस ऑल फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट स्टॉक इज कैप इज 20% ऑफ फ्री फ्लोट शेयर ऑफ कंपनी. सो उसको बोलते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट. ठीक है. अगर आपका अंडरलाइंग स्टॉक है जिसका ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस ऑल फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, ऑन दैट स्टॉक 20% हो गया है टोटल फ्री फ्लोट शेयर ऑफ कंपनी, उसको बोलते हैं मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट. ठीक है. ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट कंबाइन करके ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होल्ड नहीं कर सकते इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. ब्रीचिंग मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट. एक्सचेंज मॉनिटर द एग्रीगेट ओआई अक्रॉस द ऑल एक्सचेंज ऑफ ईच स्टॉक. ठीक है. सब देखते हैं. अगर ओपन इंटरेस्ट एक्सीड होता है 95% ऑफ MWPL मार्केट वाइड ओपन पोजीशन तो सस्पेंड हो जाता है फ्रेश इंक्रीज इन पोजीशन. आप नई पोजीशन न्यू पोजीशन उसमें नहीं ले सकते. ठीक है. उसको बैन पीरियड भी बोला जाता है. ठीक है. उसके लिए और बैन पीरियड में क्या होता है, आप फ्रेश पोजीशन नहीं ले सकते लेकिन आपकी जो पोजीशन ऑलरेडी है उससे आप एग्जिट कर सकते हैं. ठीक है. रिड्यूसिंग ट्रेड आर अलाउड, यानी कि ऑलरेडी आपकी पोजीशन है तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर दी. बैन कब लिफ्ट होता है, जब मार्केट वाइड MWPL 80% और उससे नीचे आ जाता है. ठीक है. फिर ट्रेडिंग मेंबर पोजीशन लिमिट. ट्रेडिंग मेंबर है उनका ओपन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए सिंगल ट्रेडर्स का. ठीक है. तो ट्रेडिंग मेंबर का कंबाइन ओपन इंटरेस्ट इंडेक्स फ्यूचर में 500 करोड़. ठीक है. और 15% ऑफ टोटल मार्केट वाइड ओपन पोजीशन. ठीक है. इतना. फॉर इंडेक्स ऑप्शन
500 500 करोड़ और 15% ऑफ टोटल ओआई इन द इन डेट इंडेक्स ऑप्शन, तो इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, दिस लार्ज लिमिट इंश्योर नो सिंगल ब्रोकर कैन डोमिनेट द इंडेक्स पोजीशन। तो 500 करोड़ आपका कैप है, आप 500 करोड़ या 15%, जो भी लिमिट हाई होगी उससे ज्यादा पोजीशन आप नहीं ले सकते मार्केट में। 500 करोड़ हम लोग को लग रहा होगा कि ओ हो बहुत है, लेकिन 500 करोड़ की लिमिट इसलिए रखी गई है कि कोई मार्केट में डोमिनेट ना कर सके, कि कोई 5,000 करोड़ लेके आया और उसने मार्केट को घुमा के रख दिया। ठीक है, ओके। हाँ, ये इक्विटी 8 सीरीज की है। आपको स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो सभी को दिख रही है। ओके, ठीक है। तो 500 करोड़ हो गया इंडेक्स फ्यूचर या इंडेक्स ऑप्शन में। स्टॉक ऑप्शन में 300 करोड़ और 20%। फ्यूचर में 10% और 150 करोड़, विच एवर इज लोअर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स की ये लिमिट है ना। फिर होता है क्लियरिंग मेंबर की लिमिट, दोनों की लिमिट सेम। ठीक है, फिर क्लाइंट वाइज पोजीशन लिमिट, एक इंडिविजुअल क्लाइंट कितनी पोजीशन ले सकता है। ठीक है, इसको देखिएगा। तो इंडिविजुअल क्लाइंट क्या पोजीशन ले सकता है? अन इंडिविजुअल क्लाइंट विच इंक्लूड एनआरआई या सब अकाउंट ऑफ एफआईआई 1% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप, 1% जो मार्केट कैप है उतना, या 5% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट, उतना पोजीशन ले सकते हैं हायर मैक्सिमम। ठीक है, ये आपकी लिमिट हुई। ओके, म्यूचुअल फंड और एडिशनल एफआईआई की लिमिट क्या है? इंडेक्स ऑप्शन में 500 या 15%। ठीक है, और स्टॉक में 300 करोड़ या 20% ऑफ एमडब्ल्यूपी है। ओके, एडिशनल कंडीशन क्या है? एफआईआई शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते इंडेक्स में। ठीक है, long position in index derivative cannot exceed the FII available cash and equivalent. Okay, डिस्क्लोजर, अगर कोई पर्सन और एंटाइटी होल्ड करता है 15% या उससे ज्यादा, तो उनको एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है। ठीक है, दिस पोजीशन लिमिट, और इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन जो रिस्क है उसको अपन मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, फिर होता है सेटलमेंट एंड ऑब्लिगेशंस, पेनाल्टीज जो लगती है अपने को, कितनी लगती है? अगर कोई क्लियरिंग मेंबर फंड सेटलमेंट ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं करता है, या सिक्योरिटीज का शॉर्ट होता है उनके पास, या कैपिटल का, तो उनको पेनल इंटरेस्ट लगता है 0.0% पर डे, और जो भी डिफॉल्ट अमाउंट है उनका उसके ऊपर। दिस अप्लाई टू शॉर्टेज ओवर अ थ्रेशोल्ड। ओके, कस्टोडियन पार्टिसिपेट डिफॉल्ट, फेल इन ऑब्लिगेशन, इट ट्रीटेड लाइक ट्रेडिंग मेंबर डिफॉल्ट। जैसा यहाँ ट्रेडिंग मेंबर डिफॉल्ट है, तो क्लियरिंग मेंबर क्लियर फॉर दैट सीपी ऑन द हुक एंड पेनलाइज सिमिलरली, सिमिलर पेनाल्टी लगती है। अगर आपने शॉर्ट कलेक्शन किया या नॉन नॉन कलेक्शन किया क्लाइंट मार्जिन, ठीक है, तो पेनाल्टी कितनी लगेगी? शॉर्टफॉल में 1 लाख एंड 10% ऑफ रिक्वायर मार्जिन, तो पेनाल्टी लगेगी 0.5% ऑफ शॉर्टफॉल। अगर शॉर्टफॉल है 1 लाख एट और 10% ऑफ रिक्वायर मार्जिन, तो पेनाल्टी आपकी 1.0 शॉर्टफॉल। ठीक है, और अगर क्लाइंट को नीड है 50,000 मार्जिन की, ब्रोकर कलेक्ट करते 50,000 विच इज 10% ऑफ रिक्वायर, तो एक्चुअल 50 इज 100% शॉर्टफॉल एंड 10% मार्जिन, तो पेनाल्टी कितनी लगी? 500 रुपीज। ओके,
तो पेनाल्टी आपकी लगेगी 1% और 5%। ओके, 0.5%। तो इसको याद रखिएगा। अगर कंटिन्यू वो डिफॉल्ट करते हैं मोर देन 3 consecutive डे फॉर सेम क्लाइंट, तो आपको एक्स्ट्रा 5% पर डे लगेंगे। ठीक है। अगर आप 5 डेज से ज्यादा ऐसा करते हैं तो 5% पर डे लगेगा, और सिक्स डे ऑनवर्ड इन दैट मंथ। ओके, these are very punitive to deter broker from ever running deficient in client margin. All instance of non reporting आपको ट्रीट होगा एज अ 100% शॉर्टफॉल फॉर दैट क्लाइंट। ठीक है। स्मॉल रिलेक्शन है, अगर मार्केट में सडन मूवमेंट आता है 3% अगर निफ्टी में, और मार्जिन शॉर्टफॉल होता है, तो आपको पेनाल्टी अप्लाई होगा 2 डेज के बाद, T+2 डेज। ठीक है। ट्रेडिंग डिसेबलमेंट एंड सस्पेंशन में मार्जिन मेंबर इज एग्जॉस्ट लिमिट रीच एक्सटेंड डिसेबल द ट्रेडिंग टर्मिनल, आपकी ट्रेडिंग टर्मिनल को डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में आपको 0.07% पर डे शॉर्टफॉल लगेगा। सेकेंड एंड फिफ्थ इंस्टेंस आपको 0.07 प्लस 5,000 पर इंस्टेंस। 6 to 10 इंस्टेंस में आपको 20,000 लगेगा सेकेंड से फिफ्थ, और उसके बाद 10,000 फॉर ईच 6 to 10 इंस्टेंस में। ठीक है। 11th ऑनवर्ड में आपको 70,000 देना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिसिप्लिनरी एक्शन देखना पड़ जाएगा। ठीक है। फिर है पोजीशन लिमिट। अगर म्यूचुअल फंड या एफआईआई क्रॉस करते हैं अपनी पोजीशन लिमिट को, तो उसको 5,000 पेनाल्टी देना पड़ेगा पर वायलेशन। अगर क्लाइंट एनआरआई या सब अकाउंट लिमिट ब्रीच करते हैं तो 1% वैल्यू ऑफ ईच एक्सेस पोजीशन, तो मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 1 लाख पर डे। ठीक है। मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट को अगर आप बैन को वायलेट करते हैं, न्यू पोजीशन लेते हैं, तो आपको पेनाल्टी लगेगा 1% ऑफ वैल्यू ऑफ इंक्रीज पोजीशन, मिनिमम 5,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख पर डे ऑफ वायलेशन। तो ये सब पेनाल्टी से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मजा आ रहा है सुनने में। पेनाल्टी पेनाल्टी ये सब ब्रोकर्स को लगती है, क्लाइंट्स को भी लगती है, क्लियरिंग मेंबर्स को भी लगती है। ठीक है। और जो भी पेनाल्टीज कलेक्ट की जाती है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड या सेटलमेंट गारंटी फंड में क्रेडिट कर दी जाती है। ठीक है। सेटलमेंट गारंटी एंड प्रोटेक्शन फंड क्या है? दोनों अलग अलग है ना, सेटलमेंट गारंटी फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। सेटलमेंट गारंटी फंड, दिस इज अ क्रिटिकल रिस्क बफर फंड मेंटेन बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ओके। एसजीएफ क्या लेता है गारंटी? सेटलमेंट ऑब्लिगेशन आर मेट इवन इफ ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर डिफॉल्ट। अगर कोई क्लियरिंग मेंबर या ट्रेडिंग मेंबर डिफॉल्ट करता है, तो सेटलमेंट गारंटी फंड से आप पैसे ले सकते हो और उस ट्रेड को सेटल कर सकते हो। ठीक है। एवरी क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का एक कोर एसजीएफ सेगमेंट होता है। ठीक है, उनके रिस्क के अनुसार। ठीक है। एनएससी का जो क्लीनिंग कॉर्पोरेशन है एनसीएल, वो 12,000 करोड़ रुपए रखता है इंश्योर सीमलेस सेटलमेंट के लिए, 12,000 करोड़। ओके। कंट्रीब्यूशन कहां से होता है? एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है। क्लियरिंग मेंबर्स के द्वारा। ओके। डिफॉल्ट वाटरफॉल, अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट करते हैं, लॉस एलोकेशन वाटरफॉल, use the default margin and collateral, then defaulter contribution to SDF, then CCP own capital and then SGF pool। तो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन का ओन कैपिटल पहले लिया जाता है, फिर एसजीएफ पूल से कंट्रीब्यूट किया जाता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, आपको प्रोटेक्ट करना और कंपनसेट करना इन्वेस्टर को, कोई भी अगर मेंबर डिफॉल्ट या बैंक करप्ट होता है। ठीक है। अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर बोलता है मैं डिफॉल्ट हो गया, तो आपको अनपेड जो क्लेम है जो ब्रोकर से मिलने थे वो आईपीएफ के द्वारा मिले। ठीक है। मैक्सिमम कंपनसेशन लिमिट पर इन्वेस्टर एज ऑन अगस्त 24, एनएससी आईपीएफ जो है कंपनसेट करता है 35 लाख पर इन्वेस्टर पर डिफॉल्टिंग मेंबर, जो अर्लियर थी 25 लाख। आईपीएफ को भी वेरियस फंडेस मिलते हैं, जैसे एक्सचेंज के द्वारा
एक्सचेंज या पेनल्टी और फाइन जो ब्रोकर के द्वारा कलेक्ट की जाती है वो, ठीक है। आईपीएफ जो है वो ट्रस्ट विद ट्रस्टी इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफिशियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए भी, सेमिनार, ट्रेडिंग, रिसर्च के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ओके, एनी क्वेश्चंस यहां तक? सेटलमेंट ऑफ रनिंग अकाउंट ऑफ क्लाइंट फंड्स, इमीडिएट सेटलमेंट वर्सेस रनिंग सेटलमेंट। ब्रोकर होल्ड करता है क्लाइंट के फंड को ऑन अकाउंट, और वो पीरियडिकली सेटल करते हैं उस फंड को क्लाइंट। ओके, अगर वो यूटिलाइज नहीं होता, ठीक है। तो इमीडिएट सेटलमेंट वर्सेज रनिंग अकाउंट, इफ क्लाइंट हैज क्रेडिट बैलेंस आफ्टर ट्रेड, उसको विद इन अ 1 वर्किंग डेट आपको पे आउट करना है, ठीक है। अगर क्लाइंट अगर गिव रिटर्न में देते हैं टू ब्रोकर टू मेंटेन अ रनिंग अकाउंट, मीन द ब्रोकर कैन रिटर्न द फंड फॉर मार्जिन एंड फ्यूचर ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग बैंक ईच ट्रेड। मोस्ट एक्टिव ट्रेडर ऑप्ट फॉर रनिंग अकाउंट टू अवॉइड फ्रिक्वेंटली फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो अपन जो एज अ ट्रेडर यूज करते हैं वो रनिंग अकाउंट यूज करते हैं, यानी कि हमको डेली का इमीडिएट सेटलमेंट नहीं चाहिए, हम वो पैसे रखना चाहते हैं ब्रोकर के पास कि हमको कभी मार्जिन की जरूरत पड़े तो वहां से सेटल होगा। पीरियडिक सेटलमेंट, अगर रनिंग अकाउंट भी है तब भी सेबी ने कहा है ब्रोकर को कि आपको एटलीस्ट वंस इन अ फिक्स पीरियड आपको सेटल करना है। अगर क्लाइंट चूज करता है क्वार्टरली और मंथली तो उसके अनुसार आपको उसको ऑथराइज करना है। अगर क्वार्टरली क्लाइंट ऑप्ट करते हैं तो 90 डेज में आपको एक बार सेटलमेंट करना है, अगर मंथली है तो एवरी 30 डेज, ठीक है। अगर क्लाइंट ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो एनी फंड विद द ब्रोकर मस्ट रिटर्न टू नेक्स्ट इमीडिएट मंथ सेटलमेंट। ओके, और सेटलमेंट प्रोसेस क्या है? जो पैसे आइडल पड़े हैं ब्रोकर्स के पास उसको रिटर्न करना है आपको, ठीक है, वो भी क्लाइंट के अकाउंट्स में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, ब्रोकर कैन रिटेन अप टू 50,000 और 10% ऑफ मार्जिन वाज अलाउ इन ओल्डर रूल। लेकिन अब क्या हो गया, आपको केवल एक्चुअल रिक्वायरमेंट मनी और अनसेटल्ड ड्यू को ही बस रिटेन करना है, ठीक है। आफ्टर सेटलमेंट नोडल अकाउंट, वंस द रनिंग अकाउंट इज सेटल, क्लाइंट अकाउंट बैलेंस रिसेट टू जीरो, ठीक है। ब्रोकर यूज नहीं कर सकते क्लाइंट के सेटल फंड को टू फंड अदर्स, ठीक है। आप ब्रोकर क्लाइंट के फंड्स को दूसरे फंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, अदर सेटलमेंट के लिए। नो रनिंग अकाउंट फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज में कोई रनिंग अकाउंट नहीं है आपको। एनी सिक्योरिटीज पे आउट आपको इमीडिएट करना है। ओके, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रिसाइलेंस फ्रेमवर्क, CSCRF फॉर ब्रोकर एंड डीपी, ठीक है। आपको साइबर सिक्योरिटीज पॉलिसी को फॉलो करना है, ठीक है। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक रोल फिक्स करना है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का, ठीक है, जो आपकी साइबर सिक्योरिटीज को रेगुलेट कर सके, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल सिस्टम को, ठीक है, क्रिटिकल आईटी सिस्टम, अगर कुछ फेल होता है तो आपके सेंसिटिव डेटा एक्सपोज ना हो जाए, ठीक है। जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क कनेक्शन, डेटा फ्लो, ये सबको आपको अप टू डेट करना है। प्रोटेक्ट करना है आपको आपके सिस्टम्स को। एक्सेस कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग एक्सेस मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें यूनिक आईडी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये सब होना चाहिए। नेटवर्क में सिक्योरिटीज होना चाहिए, इंक्रिप्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट होना चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटीज ये भी होने चाहिए। एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक होना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। मॉनिटरिंग करना है, डिटेक्शन करना है, ओके। लॉक्स एंड ऑडिट ट्रायल भी करना है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है, इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम आपके पास होना चाहिए। आपको पीरियडिकली वनलिएबल
असेसमेंट एंड पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग वेप्ट करना है साल में एक बार, एटलीस्ट एनुअली एक बार, ऑन देयर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, CERT इन आपको साइबर सिक्योरिटीज को स्कैन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको जो भी उसके रिजल्ट आए उसको विद इन 1 मंथ ऑफ टेस्ट आपको अप्रूवल के लिए भेजना है टेक्नोलॉजी कमेटी के पास। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर प्लान होना चाहिए आपके पास, BCP DR प्लान, कि अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल हो गया तो आपको उसके लिए रेगुलर ड्रिल भी करना है, जैसे मॉक ड्रिल होता है। ठीक है, आपको साइबर इंसिडेंट रिस्पांस एंड रिकवरी इसको भी क्लियर करना है। ठीक है, ऑडिट एंड कंप्लायंस को फॉलो करना है इसके लिए आपको डिटेल में। ओके, तो चलिए कुछ सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लियरिंग मेंबर इन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। बहुत इजी है, बस थ्योरेटिकल है। इसको एक बार अगर अच्छे से रीड कर लेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेंगे आप। ठीक है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लियरिंग मेंबर इन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। तो ट्रेडिंग कम प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, क्योंकि इस टाइप के जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं वो सेल्फ क्लियरिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर की ओपन पोजीशन कैलकुलेट कैसे की जाती है? उनके सभी क्लाइंट की नेट लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन प्लस प्रोप्राइटरी नेट पोजीशन, इसको देखकर ट्रेडिंग मेंबर की ओपन पोजीशन कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अगर अंडर इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग मेंबर कैन क्लियर ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन वन एक्सचेंज थ्रू डिफरेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अगर एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नहीं हो पा रहा है तो इंटर ऑपरेबिलिटी भी अलाउड है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेटलमेंट ऑफ इक्विटी फ्यूचर इन इंडिया? डेली का होता है M2M, मार्क टू मार्केट लॉसेस एंड प्रॉफिट सेटल होता है T+1 days इन कैश। ओके, what is initial margin requirement typically based in the span system? तो 99% VAR अपन कलेक्ट करते हैं। ओके, अगर किसी की MWPL पोजीशन अगर 95 से ऊपर हो जाती है तो स्टॉक क्या होता है, बैन हो जाता है। क्लाइंट से अगर अपन ग्रॉस ओपन पोजीशन इन स्टॉक इज 2% ऑफ मार्केट वाइड ओपन पोजीशन इज इक्वल टू 1% ऑफ फ्लोट रेट ऑफ स्टॉक, तो ये एक अलाउ, यानी कि एक ओपन पोजीशन है तो अलाउ है इतना, इससे ऊपर अगर गया तो अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर ब्रोकर फेल होता है मार्जिन कलेक्ट करने से फ्रॉम क्लाइंट एंड शॉर्टफॉल है 2 लाख रुपए, तो आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा? 1% पेनाल्टी। 2 लाख का 1%, 1%। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इसके लिए यूज होता है कंपनसेट करने के लिए अगर ब्रोकर डिफॉल्ट किया। ठीक है, और कितना देते हैं अपन? 35 लाख। सेबी की साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अनुसार अपने को वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग करना है एनुअली, साल में एक बार। ओके,